अस्सलामुअलैकुम ऑफ कैमरा स्टोरीज़ के एक न्यू एपिसोड के साथ मैं हूं मज़हर मलिक। थैंक यू सो मच एंड लव यू सो मच अब सबके प्यार भरे फीडबैक का। शुरू में ही बता दूं जी कि अगर आपके जहन में एक सवाल आता है कि ये ब्लैक ग्लासेस क्यों लगाई हुई है, अमूमन मैंने बताया हुआ है कि मैं रात को ही रिकॉर्डिंग करता हूँ। तो उसकी रीज़न ये है जी, मेरी जो ये वाली आँख है लेफ़्ट साइड वाली, ये शदीद लाल हो चुकी है और इतनी खौफनाक हो चुकी है कि मुझे खुद भी देख के डर लग रहा है। डॉक्टर ने मुझे सख्ती से मना किया, मैं मोबाइल यूज़ नहीं कर सकता, लेकिन इस वक्त एमरजेंसी की सूरत हाल है। मेरे शहर के लोग, वो सब ही मेरे लोग हैं, इस वक्त पानी में डूबे हुए हैं और मुझे उनकी मदद करनी है। मैं अपने सब कामों को छोड़ के उनकी मदद में लगा हुआ हूँ ऑफ कैमरा, क्योंकि फौरी मैं सुनता हूँ, रिकॉर्ड कर सकता हूँ, तो इसलिए रिकॉर्ड कर पा रहा हूँ। बहुत सारे लोग मुझसे सवाल पूछ रहे हैं राज कहाँ है, तो राज के लिए मुझे बैठ के एडिट करना पड़ता है। मैं अपने सब काम भूल गया हूँ। मेरा इस दफ़ा मैंने भी लोगों को बहुत सारी जिम्मेदारियां मेरी जो मैंने पूरी करनी होती। मेरे इस दफ़ा कुछ पैसे नहीं आ रहे मेरे पास जो यूट्यूब से आते थे। मैंने कहा ना आए, लेकिन मैं लोगों की मदद करूंगा। तो मुझे डॉक्टर ने कहा है कि आपने मोबाइल यूज़ नहीं करना। तो मैंने आप लोगों से कहा हुआ है कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा मदद कीजिए ताकि हम लोगों तक मदद पहुंचा सकें। तो मुझे मोबाइल को मुसलसल देखना होता है और उसकी लाइट मेरी आँख के लिए बहुत नुकसानदेह है। लेकिन क्योंकि लोग भेज रहे हैं, मदद भेज रहे हैं, रोज़ाना की बुनियाद पे हम लोग देगें बनवा रहे हैं। अभी तो पानी ही पानी हर जगह पे, तो देगें पकवा के मुजाहिद भाई, मलिक मुजाहिद हुसैन भुट्टा, अरसलान हाशिर, अब्दुल मनान, ये तीनों, और उनके साथ मुजम्मिल भी होता है, मुजम्मिल रियाज भी कभी होते हैं, ज़ीशान मलिक तो मुसलसल कर रहे हैं। ये सारे लोग, अजहर मलिक हैं, मुस्तनसर हुसैन हैं, शाहजमान हैं, कश्तियों के ज़रिए भी जहाँ जहाँ तक ये पहुंच सकते हैं ये सामान लेके जा रहे हैं। वही खाने का जो हम देगे बनवा रहे हैं उनको शॉपर्स में डाल के तो उन लोगों तक पहुंचा के आ रहे हैं। मैं इनको सैल्यूट पेश करता हूं। ये लोग दिन रात काम कर रहे हैं, पानी के अंदर भी जा रहे हैं, अपनी जानों का रिस्क भी ले रहे हैं। इनकी भी ऐसी जगहों पे जहाँ पे पानी का बहुत ज़ोर होता है तो इनकी भी बोट उलट सकती है, इनको भी नुकसान हो सकता है, लेकिन ये सब मुसलसल कर रहे हैं। आप लोग जो फंड्स भेज रहे हैं, मैंने जो आपको कहा है सैलाब ज़दगान की मदद कीजिए, बहुत सारे लोग मदद कर रहे हैं और वो भेज रहे हैं। तो वो जो पैसा है मैं साथ साथ भेजे जा रहा हूँ और वो फौरी तौर पे खाना पकवा के, इस वक्त पका को ही नहीं सकता, मैं राशन नहीं दे सकता, पकाएंगा कौन, क्योंकि वो तो खुद पानी में बैठे हुए सैलाब का पानी तक पी रहे हैं। आज भी मेरी बहुत सारे लोगों से बात हुई तो उन्होंने कहा जी हमने अरसलान हाशिर का व्लॉग देखा है, वाकई वहाँ पे बुरी हालत है। अरसलान ने मुझे भी वीडियो बना के भेजी हुई है जो मैंने एडिट करके चलानी है, जो मेरे लिए उसने रिकॉर्ड की हैं कि जी ये देखें, ये जो आप सामान भेज रहे हैं, जो पैसे भेज रहे हैं, हम किस तरह ये खाना पकवा रहे हैं और किस तरह लोगों तक दे भी रहे हैं ताकि लोगों को नजर आए। लेकिन मेरी आंख का ये मसला है, मैं एडिट नहीं कर पा रहा, मैं माजरत ख्वाह हूँ। जल्द ही आपको इंशाल्लाह ये भी वीडियोस दिखाऊंगा, मेरे पास मौजूद है, दिखाऊंगा ज़रूर। और जो राशन बना के मैंने देना है इंशाल्लाह वो भी थोड़ा सा पानी उतर जाए, लोग अपने घरों तक पहुँचाए, तो इंशाल्लाह मैं राशन भी उन तक पहुँचाऊँगा। आपकी अमानत, मैं इंशाल्लाह ताला 1 रुपया भी हमारे ऊपर हराम है, जेब से मैं ज़रूर लगा रहा हूँ जितना मैं लगा सकता हूँ। इस महीने मेरी इनकम नहीं आई यूट्यूब से, आती होती हर महीने, मैंने इस दफ़ा राज बिल्कुल नहीं किया, पहले बीमार रहा और अब मुसलसल मैं इन लोगों के लिए काम कर रहा हूं, तो जिसकी वजह से मैं राज नहीं कर सका। तो मैंने भी बहुत से लोगों का खर्चा उठाया हुआ है, जो कुछ घर हैं जिनको हर महीने मैं करता हूं, तो इस दफ़ा मेरे लिए भी परेशानी बनी है। लेकिन मैंने सब कुछ छोड़ के, क्योंकि मेरा वो शहर नहीं है, वो मेरे ही लोग हैं। हुकूमती सतह पे कुछ भी नहीं हो रहा है, जितने भी सियासतदान हैं पैसे जेबों में डाल के, वहाँ पे कोई मौजूद नहीं है, सिर्फ वहाँ के सहाफ़ी मुसलसल काम कर रहे हैं। सच की आवाज़ में मलिक साजिद हुसैन मकबल ग्रेट, बहुत अच्छा काम कर रहा है, और कमर फ़हीम वहाँ पे ग्रेट, बहुत अच्छा काम कर रहा है। सिर्फ ये 2 नाम नहीं है, बहुत ज़्यादा सहाफ़ी हैं जो मुसलसल दिन रात सोए बगैर काम कर रहे हैं। मैं भी उन्हीं ग्रुप का सहारा लेके अपडेट लोगों तक पहुँचा रहा हूँ। और इन सहाफ़ी तमाम फाजिलपुर और राजनपुर के, अमीन अंजुम फाजिलपुर से और बहुत सारे लोग हैं, मैं इनको सैल्यूट पेश करता हूं जो दिन रात वहाँ पे कोशिश करें। अपनी मदद आपके तहत सरकारी कोई मदद नहीं पहुंची, या आप लोग जिस तरह भेज रहे हैं, मज़ीद भी भेजना चाहते हैं, मज़हर मलिक बाहर से अगर आप भेजना चाहते हैं, मेरा नाम लिखेंगे MAZHAR, मज़हर MALIK मलिक, मज़हर मलिक लिखें। मोबाइल नंबर है +92 313 665550 और शहर है मेरा लाहौर, कंट्री पाकिस्तान। इस पर आप भेज सकते हैं। वेस्टर्न यूनियन है, मनीग्राम है, एक्सप्रेस मनी है, बहुत सारे हैं, आप उससे भेज सकते हैं। या बैंक, मेरा बैंक अकाउंट में आप चाहेंगे मैं आपको प्रोवाइड कर सकता हूँ, उस पर आप भेज सकते हैं। और जैज़ कैश पे भी आप, इसी नंबर पे जैज़ कैश है, इस पर भी आप भेज सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा मदद कीजिए, इस वक्त लोगों को आपकी मदद की ज़रूरत है। और अभी मैं कहानी की तरफ चलता हूँ, लेकिन उससे पहले यही रिक्वेस्ट के कर भी रहे हैं मदद और भी कीजिए। तो मुझे सख्ती से मना है मैं यूज़ ना करूं, लेकिन मैं अभी रुक नहीं सकता, मुझे अपने लोगों की मदद करनी है, तो मैं मोबाइल अभी भी यूज़ करूंगा और मज़ीद मेरी आँख ख़राब होगी, बस दुआ कीजिएगा मैं बेहतर हो जाऊँ। कहानी मुझे भेजी है जी, आज इस वक्त वो दुबई में जॉब करते हैं और उनका नाम है आबिद हुसैन।
जी, आबिद हुसैन दुबई में जॉब करते हैं। पाकिस्तान हाफजाबाद एक शहर है, उसके साथ एक चक है, उस चक में इनकी रिहाइश है और उस चक की ये सच्ची कहानी है जो आज आपको मैं सुनाने जा रहा हूँ। ये कहानी काफ़ी पुरानी है, उस दौर की है जहाँ पे अभी आमदोरफ्त के सिलसिले इतनी ज़्यादा नहीं थे। शहर के अंदर सारे दिन में सिर्फ एक बस आती थी जिस पे लोग बैठते थे और दूर दराज उस पर सफ़र करते थे। अब तो चहल पहल है, हर बंदे के बाद अपनी ज़ाती गाड़ी है। ये वो वक्त था जब पता होता था कि सुबह 11 बजे 10 बजे एक फटीचर सी टूटी फूटी सी एक बस ने आना है इस जगह पे, इस स्टॉप पे, और हमने वहाँ से उस बस के ज़रिए दूसरे शहर में जाना है। आज जहाँ पे लोग 5 घंटे में पहुँच जाते हैं तो वो कहते हैं उस वक्त उसी शहर में जहाँ 5 घंटे में आज पहुँच गए हैं वहाँ पे तकरीबन हमें 10 घंटे 15 घंटे लगते थे। इतना ज़्यादा कच्चे रास्ते और बस रुकती हुई जाती थी। अब तो खैर 5 भी नहीं, अब तो 3.5 घंटे में सफ़र मुकम्मल हो जाता है। मेरे शहर से मुल्तान अब 3.5 घंटे में पहुंच जाते हैं और कभी तकरीबन 6 घंटे लगते थे। यही है, फासले कम होते जा रहे हैं, सहूलतें बढ़ती जा रही हैं, मोहब्बतें ख़त्म होती जा रही हैं। उस वक्त मोहब्बतों का सिलसिला था। गुलाम अब्बास, जो उनके कहने पे फ़र्जी नाम रखा गया, उसको घर वालों ने कहा जाओ फासला बहुत दूर है, आज हमें खुद लेट पता लगा है। शाम को जब उस बर्तन को खोला गया है जिसमें आटा मौजूद होता है, आटा निकालने के लिए कि हम रोटी पका सके, तो पता लगा आटा ख़त्म हो गया है, तो तुम जल्दी से जाओ, बोरी भरो और इसका आटा पिसवा के आओ। वो घर के अंदर वो जो कच्चा सा पटोला या पता नहीं उसको क्या कहते हैं, मैं गलत नाम मेरे ख्याल में अभी बोल रहा हूँ, उसके अंदर से उसने दाने निकाले, बोरी पूरी भरी और अपनी सवारी यानी कि गधा रेडी के ऊपर उसको लादा, क्योंकि काफ़ी दूर उसने जाना था और चक्की से आटा पिसवा के आना था। गधे के ऊपर उसने बोरी को रखा और ख़ुद भी सवार हुआ, चल पड़ा उसी रास्ते की तरफ। पहले से ही उसको पता था कि मैं लेट हो जाऊंगा, शाम के टाइम ही मुझे घर वालों ने रवाना किया है, वरना इस तरह के अमूमन काम सुबह 9-10 बजे इंसान निकल पड़ता और शाम होने, अंधेरा होने से पहले पहले वापस आ जाता। तो आज मजबूरी थी, वो रवाना हुआ अपने गधे पे, वहाँ पे पहुँच भी गया, अपनी मजबूरी का इजहार किया, तो उन्होंने फौरी तौर पर उसको आटा पीस के तो दे दिया। लेकिन जब वो वापसी के लिए रवाना हुआ तो बाहर ही अंधेरा फैल चुका था। उसका घर एक ऐसे चक में था जो शहरी आबादी से बहुत दूर था। घर थे तो 1-2 घर एक जगह पे, फिर काफ़ी फासले पे 1-2 घर, फिर काफ़ी दूर 1-2 घर, खेत ही खेत, हरियाली ही हरियाली थी। उन्हीं खेतों के बीच में 2-2, 3-3 घर थे और फिर काफ़ी फासले पे 2-2, 3-3 घर थे। और एक जगह ऐसी थी जहां पे गांव के 10, 15, 20 घर इकट्ठे से थे। वो वहां से अपने गधे पे रवाना हुआ। अब अंधेरा फैल चुका था, अब और मजीद उसका गधा और वो स्लो चल रहे थे। कभी वो गधे पे बैठ जाता और कभी चलना शुरू हो जाता, क्योंकि गधा रुक जाता, अंधेरा हो रहा था, तो वो उसका हाथ, जो उसका रस्सा था, वो अपने हाथ में पकड़ता और आगे इस तरह चलता कि गधे को रास्ता दिखा सके। और उसको अंदाज़ा था कि तकरीबन मेरे घर पहुंचते पहुंचते मुझे रात के 10-11 बज जाएंगे। ऐसा ज़रूर होता था, इक्का दुक्का कोई लोग कभी कभार यहाँ से गुजरते थे, वरना अमूमन 8 बजे ही तमाम गांव वाले सो जाते थे। उसके घर वाले आज इसलिए जाग रहे थे, अभी तक किसी ने भी खाना नहीं खाया था। चलता चलता वो उस जगह पे पहुंचा जहां पे एक बड़ा सा टीला था। टीला कहते हैं, रेत का भी टीला होता है लेकिन मट्टी का भी टीला होता है। इस तरह की ज़मीन होती है ऊंची नीची, लेकिन एक जगह पे जाके वो काफ़ी ऊंची जगह बन जाती होती है, तो उसको कहते हैं टीला। अगर कहीं पे मुसलसल हर जगह पे रेत ही रेत पड़ी है तो रेत का जो सबसे ऊंची वाली जगह होगी तो उसको कहेंगे रेत का टीला। इसी तरह मट्टी का भी होता है, मट्टी बैलेंस में नहीं होती, ऊंच नीच होती है, लेकिन जो सबसे ऊंची जगह होती है उसको मट्टी का टीला कहते हैं। वो टीले से थोड़े से फासले पे था, तो उसके कानों में जो कुछ आवाज़ें आ रही थी, इस तरह की आवाज़ें थी जैसे कोई बोल रहा हो, लड़ रहा हो या कुछ ऐसा हो रहा हो जो अजीब व गरीब सा हो। वो जैसे जैसे करीब आ रहा था उसके कानों में और आवाज़ बढ़ती जा रही थी, और जैसे ही वो उस टीले के करीब पहुंचा तो उसको अंदाज़ा हुआ, अब वो इतना देखने के काबिल हो गया था। चांदनी रात में दूर से तो वो नहीं देख सका था, लेकिन अब उसकी आंखें जो देखने के काबिल हुई थी
तो वहां उस टीले पे कोई मौजूद था और शायद लड़ रहे थे। वो रुक सा गया कि खैरियत क्या हुआ है, क्योंकि ये वो दौर था जो मोहब्बतों का दौर था, जहां पे लोग अपने काम छोड़ के एक दूसरे का काम किया करते थे। तो वो भी रुक गया, शायद किसी को मेरी मदद की ज़रूरत है। तो उसी लम्हे एक आवाज़ ने उसका नाम लेके पुकारा, अब्बास, अब्बास मेरी मदद करो, अब्बास मुझे छुड़ाओ, ये मुझे मार डालेगा। ये जिसने भी जुमला बोला था ये कोई मर्द नहीं, औरत थी। औरत की आवाज़ में मदद के लिए पुकारा गया था। और एक औरत रात के इस पहर इस टीले पे मौजूद थी, शायद कोई गैरत के नाम पे किसी को मारने जा रहा था। ऐसा बहुत दफ़ा होता था, आजकल बहुत कम हो गया है, पहले बहुत होता था। औरतों को गैरत के नाम पे मार दिया जाता था। और जब उस औरत ने उसका नाम लेके पुकारा कि मुझे बचाओ नहीं तो मुझे ये मार देगा, तो वो खुद ब खुद ना सिर्फ रुक गया बल्कि फौरी तौर पे गधे से वो उतर गया और उसी सिमत बढ़ने लगा जिस सिमत से आवाज़ आई। करीब आया तो वो देखता है एक औरत और मर्द ना सिर्फ शदीद लड़ रहे हैं बल्कि इस हद तक लड़ रहे हैं कि दोनों के कपड़े खून आलूद हो चुके हैं, खून से भर चुके हैं। उनके हाथों में डंडे सोटे हैं, कुल्हाड़ी टाइप औजार हैं, वो उससे एक दूसरे को मार रहे हैं। पहले तो वो डर गया कि क्या मुझे इसमें कूदना चाहिए, जो एक दूसरे को इस हद तक मार रहे हैं, खौफनाक हद तक, जो जान से ही मार देंगे। औरत मार नहीं खा रही थी, वो भी मार अगर खा रही थी तो साथ साथ वो भी मार रही थी। और दोनों गुत्थम गुत्था थे, उनको देख के लगता नहीं था कि इनमें से कोई बच पाएगा। एक ना एक इसमें से जिंदा नहीं बचेगा। उसको जब सारी सिचुएशन समझ आ गई कि एक औरत ने जिसने मेरा नाम लेके पुकारा है और उसको मदद की ज़रूरत है, तो उसी लिए थोड़ा सा वो चौंका ज़रूर था कि रात के इस पहर ऐसी कौन सी औरत है जो मुझे मेरे नाम से पुकार रही है। क्या वो मुझे जानती है? क्या वो मेरी मिलने वाली है? क्या वो मेरे हमसायों में से है, रिश्तेदारों में से है? कौन है जो मेरा नाम लेके मुझे पुकार रही है रात के इस पहर? जब उसके सामने सूरत हाल क्लियर हो गई तो वो बचाने के लिए आगे बढ़ा और उनके बीच में आ गया कि रुक जाओ, छोड़ दो। वो छुड़वाना शुरू हो गया। कभी वो औरत को पीछे हटाता और कभी मर्द को पीछे हटाता, लेकिन मर्द भी आज फैसला कर चुका था कि वो औरत को नहीं छोड़ेगा और औरत भी फैसला कर चुकी थी वो भी उसको नहीं छोड़ेगी। वो हैरान इस बात पे था, औरत तो मदद के लिए पुकार रही थी, लेकिन अब औरत भी बढ़ चढ़ के उस पर हमले कर रही थी। कुछ देर तो वो जब उनके बीच में इस तरह छुड़ाने की कोशिश करता रहा तो उसी लम्हे उसको महसूस हुआ अब मर्द औरत की बजाय उसको मारना शुरू हो गया है। और उसी लम्हे उसका मुंह उस वक्त मर्द की तरफ था और औरत पीछे थी। मर्द पहले उसको मारने की कोशिश कर रहा था और उसका हाथ वो पकड़ने की कोशिश कर रहा था। तो उसी लम्हे देखा मर्द का मुंह उसी की तरफ हो गया और जैसे उसको आंखों ही आंखों से कह रहा हो, रुक मैं तुझे भी बताता हूँ तो बीच में आया कैसे। और मर्द ने उसको मारना शुरू कर दिया। मर्द के हाथ में जो कुल्हाड़ी टाइप थी वो उसके लोहे से नहीं, डंडे से उसको मारना शुरू हो गया। वरना वो कुल्हाड़ी का वार करता तो वो शायद 1-2 वार में ही ख़त्म हो जाता। और जब मर्द ने उसको मारना शुरू किया है तो वो औरत से मुड़ के इल्तिजाया अंदाज में रिक्वेस्ट करना चाह रहा था कि बचाओ, तुम आगे बढ़ो, मैं तुम्हें बचाने के लिए आगे आया हूं, अब ये मुझे मार रहा है, पकड़ो इसको। तो उसी लम्हे उसने देखा कि एक डंडा उसके पीछे कंधे पे आके लगा जो उस औरत ने मारा था। एकदम उसके मुंह से एक चीख निकली जोरदार और उसने कहा मुझे गलती से मार रही हो। तो दूसरा डंडा उसकी दूसरी कंधे पे लगा। अभी वो समझ ही ना पाया था कि औरत क्यों इस तरह गलती से मुझे मारना शुरू हो गई, एक यहां मारा एक यहां मारा। अभी मुड़ने ही लगा था कि दरमियान में बिल्कुल कमर पे उसका डंडा मारा गया। और उसी लम्हे उसने जल्दी से मुड़ के औरत को देखा। अभी उसने हाथ पकड़ा हुआ था मर्द का, औरत को देखा तो औरत मुस्करा रही थी और मुस्कराते हुए उसको डंडे मार रही थी। वो एकदम से घबरा गया, वो एकदम से डर गया, तेजी से औरत की तरफ मुड़ा कि क्या बेवकूफ़ी है, तुम मुझे क्यों मार रही हो। तो उसी लम्हे पीछे से एक और डंडा पड़ा उसी मर्द का जिसका उसने हाथ पकड़ा हुआ था। अब वो औरत और मर्द दोनों मिलके उसको मार रहे थे। वो बेचारा ज्यादा देर उनकी मार बर्दाश्त न कर सका और उसी लम्हे उसने जो देखा, वो औरत जो हंस रही थी, वो जो मर्द उसको मार रहा था, उन्होंने लफ्ज़ कहानी में यूज़ किया मसान। उन्होंने कहा जी पता नहीं आप क्या लफ्ज़ कहते हैं, हम उनको मसान कहते हैं, जो रूप बदलते रहते हैं, जिन्नात ही होते हैं, उनको मसान कह रहे हैं।
मसान का लफ्ज़ भी यूज़ किया जाता है, जो रूप बदल रहे थे। उसी वक्त उसने देखा वो औरत जो रो रही थी, अब जो हंस रही थी, और मर्द भी जो उसको मार रहा था, उनके रूप बदल गए थे। वो दोनों बहुत ही भयानक हो गए थे। औरत अपनी जगह पे मौजूद थी, लेकिन एक बहुत ही बूढ़ी, बहुत ही अजीबो गरीब, बहुत ही भयानक चेहरे वाली, काली स्याह और अजीबो गरीब से उसके कान हो गए थे। उसके बाल ऐसे लगता था जैसे है ही नहीं, वो सर से गंजी हो। और मर्द भी अजीबो गरीब सा, बूढ़ा सा हो चुका था। उसकी शक्ल इंसानों से कुछ हद तक मिलती जुलती थी, वरना टोटली चेंज हो चुकी थी। वो अपना रंग रूप बदल रहे थे, काले स्याह। पहले वो बिल्कुल उसके गांव के जिस तरह लोग थे उसी हुलिये के अंदर थे, अब उनके कपड़े भी बदल चुके थे, उनके चेहरे भी बदल चुके थे। वो बिल्कुल खौफनाक हो चुके थे। अभी उनको बदलते हुए चेहरे और बदलते हुए रूप देख ही रहा था, ऊपर से उसको मार भी पड़ रही थी। वो मदद के लिए चीखो पुकार कर रहा था, लेकिन उस लम्हे दूर दूर तक कोई नहीं था। यहां तक कि मार खाते खाते वो वहीं गिर पड़ा और बेहोश हो गया। जब उसकी आंख खुली तो अपने घर में था। हैरत की बात यह थी, उसके घर वाले उसके ऊपर झुके हुए थे। उसको पूरे जिस्म में दर्द हो रही थी, उसको चोटें लगी हुई थी, लेकिन वो हैरान इस बात पे था वो अपने घर कैसे पहुंचा। जब घर वालों के चेहरे उसने देखे तो उसको अंदाजा हो गया कि वो सब शायद उसके उठने का इंतजार कर रहे थे। उसने उठने की कोशिश की तो उसको अंदाजा हुआ कि उसका जिस्म इतना ज्यादा जख्मी है, अंदरूनी तौर पे भी उसको इतनी चोटें आई हैं कि वो हिल नहीं सकता। तो सबकी आवाज आई, लेटे रहो लेटे रहो, बताओ क्या हुआ था। तो पहले खौफजदा निगाहों से सबको देखता रहा और उसको वो सब मंजर याद आ गए। उसने कहा मैं यहां तक कैसे पहुंचा, मैं सब बताता हूं। तो उनमें से दो लोग जो है वो आगे बढ़े, उन्होंने कहा हम शहर गए थे, लेट हो गए थे, और हम 3 बंदे थे, एक अभी अपने घर गया हुआ है, हम 2 अभी तक यहीं पे हैं। हम वहीं से गुजर रहे थे तो हमने देखा उस टीले पे तुम बेहोश पड़े हुए हो, तुम्हारे जिस्म से खून बह रहा है। साथ ही एक गधा खड़ा है जिस पे शायद तुम्हारी बोरी लदी हुई थी या क्या था। अब वो बोरी का आटा सारा जमीन पे गिरा हुआ है, जैसे किसी ने उसका मुंह खोल के पूरा आटा नीचे गिरा दिया हो। वो जो तीसरा शख्स है उसने पहचान लिया, ये तो अपने गांव का अब्बास है, मैं इसका घर जानता हूं। तो फौरी तौर पे हमने तुम्हें उठाया, तुम्हारे गधे पे लादा, लेकिन तुम्हारा गधा भी बहुत स्लो था, जैसे लगता था उसको भी चलने में मुश्किल आ रही है, उसके साथ भी कोई मसला है। जैसे कैसे लेके हम तुम्हारे जैसे ही घर पहुंचे, तुम्हारे घर वालों को हमने जगाया, ये सारे उठ के आ गए और हमने तुम्हें नीचे उतारा, ये चारपाई लेके आए। तो उसी लम्हे तुम्हारा गधा नीचे गिरा और मर गया। उसके बाद तुम्हें जब हमने चारपाई पे लाद दिया, चारपाई पे लिटा दिया, तो हम अपने घरों को चले गए। और अगले दिन हम आए तो आज तुम 3 दिन के बाद होश में आए हो, तुम बेहोशी की हालत में थे। अब तुम बताओ तुम्हारे साथ क्या हुआ था। वो इंतहाई खौफजदा हो गया, उसको वो सारे लम्हे, वो सारे मंजर याद आने शुरू हो गए। वो सारे मंजर उसी तरह अपने घर वालों को बताता रहा। और उसने कहा फिर मुझे याद नहीं रहा, जब वो दोनों मुझे मार रहे थे, मैंने मसान को, कपड़े भी उनके बदल गए थे, चेहरे भी उनके बहुत खौफनाक और भयानक हो गए थे। मैं मदद के लिए पुकार रहा था और मुझे वो शदीद मार रहे थे, लेकिन उसके बाद मुझे कुछ भी याद नहीं है। उसके बाद 2 से 4 घंटे, वो कहते हैं, कोई कहता है 3 घंटे कहता है, कोई कहता है 4 घंटे, वो चुप करके वहीं पे लेटा रहा। उसकी आंखों में खौफ सा था, किसी चीज़ को देख रहा था, क्या महसूस कर रहा था, सब उससे पूछते थे, लेकिन वो जवाब उसने नहीं दिया। अपनी कहानी सुना के वो अजीब सी निगाहों से ऊपर देखता रहा। और 3-4 घंटों के बाद उन्होंने देखा उसकी आंखें बंद हो गई हैं। वो समझे शायद सो गया है, और थोड़ी देर के बाद जब उसको जगाया गया तो वो अल्लाह को प्यारा हो चुका था, इस दुनिया को छोड़ चुका था। ये था वो पहला वाक़या जो उस गाँव में हुआ। वो टीला, उससे पहले भी बहुत सारे लोग जो नहीं जानते थे उन तक भी ये सारी बात पता लगी कि ये जो टीला है, ये जो जगह है, ये बहुत ज़्यादा भारी है, यहाँ पे जिन्नात का बसेरा है।
कुछ लोग पहले से जानते थे लेकिन उनकी तादाद बहुत कम थी, लेकिन अब उस इर्द गिर्द के लोगों को, उस गांव के लोगों को, वो जितने भी दूर दराज घर थे, सबको पता लग चुका था कि ये टीला बहुत भारी है, यहाँ पे जिन्नात का बसेरा है। वक्त गुजरता रहा, लोग उस तरफ से कम ही गुजरते थे। अंधेरा फैलने से पहले पहले अपने घरों को आ जाते थे, उस रास्ते से नहीं जाते थे। गांव वाले ने एक दो और भी वाकयात सुने, लेकिन कोई ऐसा खतरनाक वाकया नहीं हुआ था। लोगों ने यह ज़रूर देखा था कि दूर से गुजरे थे जब इस टीले की तरफ से है तो लंबा सफ़र तय करके दूसरी तरफ बहुत लंबा सफ़र था, उसको हमने चूज़ कर लिया। इस तरफ शॉर्टकट रास्ते से नहीं है क्योंकि रात हो चुकी थी और सामने ये टीला आता है। तो कहते हैं हमने वहाँ पर आग के गोले ऊपर की तरफ जाते हुए देखे। ऐसी बहुत सारी बातें थी जो उन लोगों ने वहाँ पर देखी थी। वक्त गुजरा, आहिस्ता आहिस्ता लोगों के दिलों में खौफ भी कम हो गया, फिर कोई वाकया भी ना हुआ, वक्त बदलता रहा। तो वहीं पे एक ख़ानदान जिसका मैं नाम उन्होंने कहा असली ले लें, लेकिन मेरे ख्याल में नहीं लेना चाहिए, उनकी परमिशन उन्होंने भी नहीं ली हुई, उस वक्त तो दुबई में बैठे हैं। भट्टी उनकी कास्ट है, भट्टी फैमिली का वहाँ पर घर था, मतलब बाहर से उनका डेरा था और अंदर 4-5 घर इकट्ठे ही थे। ज़मीनें थीं, वही काश्त करते थे, ज़मींदारा करते थे। गुजर बसर उनका अच्छा हो जाता था, कभी किसी से उनको मांगना नहीं पड़ा था। बहुत ही शरीफ, बहुत ही नेक लोग थे। उन्हीं के 2 लड़के, एक बड़ा भाई और एक छोटा भाई, उन्होंने नाम भी लिए, मैं इस वक्त नाम भी नहीं लूँगा। बाज़-औक़ात ये होता है कहानी सच्ची तो होती है लेकिन नाम असली में इसलिए भी नहीं बताता कि वो जिनकी कहानी है वो ना इतराज़ करा दे, मेरा आपने नाम क्यों बताया, ठीक है अब कहानी सुना दें। तो इसलिए जब तक परमिशन ना ली हो, परमिशन उन्होंने भी नहीं ली, इसलिए मैं नाम स्किप कर देता हूँ। खैर, उनके 2 बेटे, बड़ा भाई और छोटा भाई, दोनों, मैं उनको भट्टी कह लेता हूँ, शहर में एक फैक्ट्री में काम करते थे। 2 महीने 3 महीने के बाद दोनों भाई 1 या 2 दिन के लिए, 3 दिन के लिए गांव आते, पैसे शैसे घर वालों को देते, कुछ दिन रहते गांव और उसके बाद वापस फैक्ट्री चले जाते। वो दोनों शादीशुदा नहीं थे और वालिदैन इन दिनों में सोच रहे थे कि बड़े बेटे की कम से कम हम शादी कर दें। अब भी वो टीला वहीं पे मौजूद था, लेकिन उस टीले का जो खौफ था बहुत हद तक कम हो गया था। अब लोग कहते थे पहले की बातें हैं, पुरानी बातें, चीज़ें थीं, रहती थीं, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब बहुत अरसा हो गया, किसी के साथ कोई वाकया भी नहीं हुआ, किसी ने कुछ देखा भी नहीं। आबादी बढ़ गई है, अब इंसान भी बहुत ज़्यादा हो गए हैं। पहले ज़मीनें ही ज़मीनें थीं, अब रोशनियाँ बढ़ गई हैं, हर जगह पर तो लोगों के घर हैं, घरों के अंदर बल्ब जल रहे हैं। पहले बिजलियाँ नहीं होती थी, अंधेरे वाला एक माहौल होता था, अब तो रोशनी ही रोशनी है। अब वो चीज़ें भी ये जगह छोड़ के दूर दराज इलाकों में चली गई, ये कॉन्सेप्ट था। दोनों भाई आते चले जाते और एक दफ़ा एमरजेंसी में घर से उनको कॉल आई कि दोनों भाई फ़ौरन घर पहुंचे। शायद कोई रिश्ते की बात थी या क्या थी, लेकिन उनको यही कहा गया बस एमरजेंसी है, जितनी जल्दी हो सको 1-2 दिन के लिए घर आओ। वहीं पे एक भाई ने कहा मैं अभी यहीं पे रुकता हूँ, मुझे थोड़ा सा काफ़ी काम है, ख़त्म करना पड़ेगा, दोनों इकट्ठे नहीं निकल सकते क्योंकि एमरजेंसी में उन्होंने बुलाया है। तुम रवाना हो, मैं अभी इधर हूँ, मैं सुबह तक रवाना हो जाऊँगा अपना काम ख़त्म करके। मैं यहाँ थोड़ा सा भूल रहा हूँ, मुझे माफ़ कर दीजिएगा भाई आबिद हुसैन, छोटा भाई था या बड़ा भाई था, मैं माजरत ख्वाह हूँ। तो उनमें से मेरे ख्याल में छोटे भाई ने कहा मैं बाद में आ जाऊँगा, बड़े को कहा तुम रवाना हो जाओ। छोटा भाई वहीं पे रुक गया और बड़ा भाई रवाना हो गया। अब क्योंकि इमरजेंसी में बुलाया गया था तो उसको रात को रवाना होना पड़ा और उसको पता था जब मैं अपने गांव पहुंचूंगा तो तकरीबन रात का कोई 1 बजे का टाइम हो चुका होगा। और ऐसा ही हुआ। वो होता हुआ जब शहर की गलियों से जो हाफजाबाद शहर था वहाँ पर पहुँचा तो हाफजाबाद के बाद उसको सवारी तो मिलनी नहीं थी क्योंकि हाफजाबाद शहर ही वीरान हो चुका था। अगर शाम होती, अंधेरा ना फैला होता तो शायद कोई सवारी मिल जाती, घर वाले आके ले जाते, लेकिन वो लेट आया था, घर वाले भी इस वक्त सो रहे होंगे। तो उसने कहा बेहतर यही है, गर्मियों के दिन है, मैं पैदल ही चल पड़ता हूँ, कम से कम 2-3 घंटे लग जाएंगे लेकिन मैं घर पहुँच जाऊँगा। यहाँ अब मैं हाफजाबाद की गलियों में, वीरान सी गलियों में बैठा रहूँ तो यहाँ पर भी बैठना बेवकूफ़ी होगी जहाँ पर सिर्फ कुत्ते फिर रहे हैं। वो पैदल अपने चक की तरफ चल पड़ा। अब उसको चलते चलते गर्मियाँ थी, गर्मी महसूस होना शुरू हुई तो उसने कमीज़ उतार के अपने कंधे पे रख ली। चलता 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 उसने किस्से कहानियाँ जो थी इतने कम सुन रखी थी, ये नौजवान नस्ल थी, वो किस्से कहानियाँ बहुत पुराने हो चुके थे, अब नया दौर आ चुका था और नौजवानों को उस टीले के बारे में कुछ इतना ख़ास इन्फॉर्मेशन नहीं थी।
वो चलता चलता जब उस टीले की तरफ आया, अगर कोई बुजुर्ग होता तो अब भी रास्ता दूसरा इख्तियार करता, जो लंबा और बहुत लंबा रास्ता था, लेकिन रात का पहर था, नौजवान था, बहादुर था, डरते भी नहीं होते नौजवान आजकल के, बहुत बहादुर कहलाते हैं, अपने आप को बहादुर समझते हैं, और उसकी शायद इल्म में भी नहीं था, तो उस टीले की रास्ते से ही चल पड़ा। जब उस बिल्कुल टीले के करीब पहुंचा, चांदनी रात थी, रोशनी फैली हुई थी, तो उसने देखा एक अजीब ही मंजर है। उसकी गांव की कोई लड़की है, उसने जो कपड़े पहन रखे हैं, जब उसी के गांव में जब कोई शादी होती थी जिस तरह की, क्योंकि हर इलाके का एक अपना कल्चर होता है, रेड सूट तो अमूमन उस वक्त पहना जाता था, अब तो शादी में भी वाइट, ब्राउन, हर तरह के कलर आ गए हैं। उस इलाके में जिस तरह का एक ख़ास लाल कलर का दुल्हन का लिबास तैयार किया जाता था, वही लिबास पहने सर घुटनों में दिए लड़की बैठी रो रही है। वो हैरान हुआ कि रात के इस पहर कौन है ये लड़की जो यहां पे बैठी है और रो रही है। उसका वो मुंह नहीं देख पाया था, मुंह उसने घुटनों में दिया हुआ था और अच्छा खासा जोर से रो रही थी, जैसे कोई ज़ारो कतार हिचकियां ले लेकर रोता है, किसी तकलीफ में होता है। उसके दिल में हमदर्दी जागी। उसका अपना गांव था, उसका अपना चक था जो आने वाला था, और यकीनन उसके चक की कोई लड़की थी जो बैठी रो रही थी। तो वो चलता हुआ उसके पास पहुंचा और उससे कहा, कौन हो, क्यों बैठी रो रही हो। उसी लम्हे उसने सर ऊपर उठाया तो उसकी आंखें रो रो के लाल हो चुकी थीं, वो किसी शदीद दुख में थी। उसने कहा, जाओ, तो मेरी मदद नहीं करोगे, मुझे पता है, जाओ तुम। उसने कहा, नहीं नहीं, मैं रुका हूं, इसलिए रुका हूं कि तुम्हारी मदद कर सकूं, बताओ क्या मसला है। वो फिर से रोना शुरू हो गया। उसका दिल किया वो आगे बढ़ के उसको चुप कराए, लेकिन वो अपनी जगह पे खड़ा रहा। औरत ज़ात है, नौजवान लड़की है, 21-22 साल उसकी उम्र है, 18-19 साल उसकी उम्र है तकरीबन, उसका अंदाज़ा था, बिल्कुल नौजवान लड़की। वो रात के इस पहर उसके करीब भी नहीं जा पा रहा था, उसको चुप भी नहीं करा पा रहा था। उसने जब उसको फिर दिलासा दिया और कहा, नहीं मैं तुम्हारी मदद करूंगा, चुप कर जाओ, बताओ क्या मसला है। तो उसने हिचकियाँ लेते हुए बताया कि मेरे जो माँ बाप हैं एक बूढ़े के साथ मेरी शादी करना चाहते हैं, वो बहुत ही बूढ़ा है और मैं घर से भाग आई हूँ, मुझे एक रात की पनाह चाहिए। और रात हो गई रोते हुए, अल्लाह से मदद मांगते हुए कि मेरी कोई मदद हो जाए, कोई मुझे एक रात की पनाह ले ले, उसके बाद मैं कहीं ना कहीं चली जाऊंगी। अभी मेरे पास ठिकाना नहीं है, मैंने कुछ खाया पिया भी नहीं है, मैं शदीद भूखी हूँ, सुबह से लेकर इस वक्त तक मैंने कुछ भी नहीं खाया, पानी तक नहीं पिया। मैं पनाह की तलाश में भागती भागती यहाँ पे आके बैठ गई हूँ कि कोई खुदा का बंदा मिले तो शायद मेरी मदद कर दे। तुम आ गए हो, तुम्हें मैंने देखा तो मैंने कहा पता नहीं मदद करता है कि नहीं, तो मैंने इसलिए कहा चले जाओ, तुम भी कहीं ऐसा ना हो मेरी मदद ना करो, मैं और बैठ के रहूं। तो तुमने मदद की हामी भर लिया, तो मेरी मदद करो, मुझे अपने घर ले चलो, एक रात मुझे अपने घर में रख लो, सुबह मैं चली जाऊंगी। उसने कहा वो ठीक है, मुझे तुमसे हमदर्दी है, तुम्हारे घर वाले तुम्हारे बुजुर्ग से शादी करना चाह रहे हैं, जो गलत बात है, मैं इस बात को मानता हूं, लेकिन मसला ये है कि एक लड़की जो बिल्कुल ज्वेलरी भी उसने पहनी हुई है, सोना भी उसने गले में पहना हुआ है, कानों में सोने के वो पहने हुए हैं, माथे पे उसका झुमका है सोने का, पूरी दुल्हन जो गांव में तैयार होती थी पूरी तरह उसी तरह सोने से लदी हुई दुल्हन है, वो बैठी लड़की रो रही है। कह रहा है कैसे मैं तुम्हें एकदम रात को अपने घर ले जाऊं, मैं क्या जवाब दूंगा घर वालों का, वो कहेंगे किसको ले आए हो, ये कौन है, मैं तुम्हें जानता नहीं, मैं क्या कहूँगा। उसने कहा इसलिए तो मैंने तुम्हें कहा था चले जाओ, मेरी मदद मत करो, मुझे पता था तुम बुज़दिल हो। एक लड़की जो रात को इस तरह वीराने में बैठी है, खाया पिया उसने कुछ भी नहीं है, तुम उसकी मदद तक करने को तैयार नहीं हो, तुम कैसे इंसान हो। जाओ तुम अपना काम करो, मुझे पहले ही पता था तुम मेरी मदद नहीं करोगे। उसने फिर अपना सर अपने घुटनों में दिया और रोना शुरू हो गई। अब वो भट्टी सोच रहा है मैं क्या करूं, चला जाऊं या रुकूं, अगर चला जाता हूं तो ये भी मेरा ज़मीर मुझे मलामत करेगा, मेरी गांव की लड़की एक रात की पनाह ही मांग रही थी, मैं रिस्क ले लेता, उसको ले ही जाता, एक ही रात वो रुकती और सुबह चली जाती। इस तरह उसको छोड़ के जाना भी किसी लड़की को कितना गुनाह है, कितना गलत है। एक हमदर्दी उसके दिल में जागी और दूसरी तरफ उसने कहा नहीं मुझे रुकना चाहिए, मुझे इसकी मदद करनी चाहिए। फिर उसने अपने आप से पूछा इसको रखूंगा कहाँ पे, तो उसके जहन में आया वो जो फलां दोस्त है उनका डेरा है, उनसे मैं रिक्वेस्ट कर सकता हूँ रात को उनको जगा के इसको दूर बिठा दूंगा और कहूँगा जब वो दोस्त बाहर निकल आऊँगा कहूँगा यार इमरजेंसी है, ये कर, इसको यहाँ पे रात टिका दे, खाना शाना खिलाओ, इसको पानी पिलाओ, जैसे ही सुबह होगी अजानों से पहले इसको हम रवाना कर देंगे। उसने कहा हाँ ठीक है।
मैं एक तुम्हें फेवर दे सकता हूँ, मेरा एक दोस्त है, मैं तुम्हें उसकी तरफ ले चलता हूँ, लेकिन अजानों से पहले ही तुम्हें जाना पड़ेगा क्योंकि उसके माँ बाप को पता ना लग जाए। उसने कहा सिर्फ मुझे पहुँच के वहाँ पे खाना खिला दो, पानी दे दो, रात रुकने को इसलिए कह रही हूँ, मैं खाना खाऊंगी, मैं पानी पीऊंगी, जैसे ही तुम अजानों को कह रहे हो मैं वहाँ से चली जाऊंगी। उसने कहा ठीक है, मैं तुम्हें अपने साथ ले चलता हूँ। उसने कहा आओ मेरे साथ। वो लड़की अपनी जगह से उठी, खड़ी हो गई और वो आगे आगे उस रास्ते पे चल पड़ा जो उसके गांव की तरफ जाता था, और लड़की उसके पीछे पीछे चलना शुरू हो गई। अभी वो चलते चलते थोड़ी ही दूर गया था कि उसने देखा सामने से कोई आ रहा है। वो एकदम से परेशान हो गया, उसके चलने की स्पीड भी स्लो हो गई। उसने मुड़ के देखा, लड़की जो उसके बिल्कुल पीछे पीछे आ रही थी वो भी अब रोना तो बंद कर चुकी थी, खामोश हो चुकी थी, उसके पीछे आ रही थी, लेकिन उसके चेहरे पे भी ऐसी परेशानी आ गई, उसके चेहरे पे ऐसा रंग सा उड़ गया जैसे उसने किसी को देख लिया और वो शदीद डर गई हो। उसने कहा क्या हुआ? तो लड़की कुछ बोलना चाहती थी लेकिन उसके मुंह से आवाज तक नहीं निकल रही थी, और जो सामने कोई आ रहा था जिसकी चलने की कोई आवाज़ थी, अब चलते चलते बिल्कुल सामने आ चुका था। और जब बिल्कुल सामने आया तो उसने देखा वो एक बूढ़ा सा शख्स था जिसने कपड़े इस तरह के पहने थे जिस तरह उसके उस गांव के अंदर कोई दूल्हा बनने के लिए नया शलवार कमीज़ पगड़ी और वो सब पहनता है, और गले में एक वो जो एक सेहरा टाइप माला टाइप पहनता है उसने पहनी हुई थी, और हाथ में उसके डंडा सा था जो शायद वो इतना बूढ़ा था उस डंडे के मदद से चलता था। कि अभी उसकी कमर झुकी नहीं थी, सीधा था, लेकिन फिर भी नजर आता था कि काफ़ी बूढ़ा शख्स है। वो चलता हुआ सामने आया और उसने कहा तुम मेरी दुल्हन को लेके कहाँ जा रहे हो? जो तुम्हारे पीछे आ रही है ये मेरी दुल्हन है, मेरी इससे शादी हुई है, और तुम मेरी दुल्हन को लेके यहां से गायब हो रहे हो। कौन हो तुम? काके मुझे अपने बारे में बताओ, तुम्हारी जुर्रत कैसी हुई ऐसी, कौन हो तुम? तो उसने कहा आपको बुजुर्गों गलत फहमी हुई है, मैं आपकी दुल्हन को भगा के नहीं लेके जा रहा, मैं इसी ही चक का हूं। आप कौन हैं? आप किस इलाके से आए हैं? मैंने आपको पहली दफ़ा देखा है, और इस लड़की की ज़बरदस्ती आपके साथ शादी की जा रही है। आप उम्र में बहुत बूढ़े हैं, नौजवान ये लड़की है, गलत बात है, नौजवान लड़की की बूढ़े से शादी नहीं करनी चाहिए। मैं यहाँ आया हूँ, मैंने उसको देखा है, उसने मुझे अपनी सारी कहानी बताई है और मुझसे मदद मांगी है, तो मैं रुक गया हूँ और मैं उसकी मदद करूँगा। आप हट जाए मेरे रास्ते से। उसने कहा मदद करोगे? मैं तुम्हें कह रहा हूं तुम मेरी दुल्हन को भगा के लेके जा रहे हो और तुम उसकी मदद करोगे? बोलती क्यों नहीं हो? तुम पीछे चुप क्यों खड़ी हो? उसने मुखातिब किया उसी लड़की को जो पीछे थी, तो साथ ही उसकी आवाज है लड़की को, यही है जो मुझे जबरदस्ती भगा के लाया है, यही है जो मुझे भगा के लेके जा रहा था, यही है जिसने मुझे वर्गलाया है, यही है जिसने मेरा दिमाग खराब किया है। बर्बादी की जड़ यही है, फसाद की जड़ यही लड़का है। एकदम से हैरान हो गया कि ये लड़की क्या बयान दे रही है, ये क्या कह रही है। वो लड़की की तरफ मुड़ने ही वाला था कि उसी वक्त उस सामने खड़े बुजुर्ग ने उसको गिरेबान से पकड़ा और कहा अब बोल, बोलता क्यों नहीं? तू मेरी दुल्हन को भगा के ले जा रहा था, तेरी इतनी जुर्रत कि तू मेरी दुल्हन को भगा के लेके जाए? मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। उसके पकड़ने की गिरफ्त इतनी थी, उसका हाथ इतनी मजबूती से उसके गिरेबान को पकड़ रहा था कि लगता तो था कि वो बूढ़ा है, उसको एक थप्पड़ मारेगा और वो उड़ के जाके गिरेगा, लेकिन उसके हाथ की गिरफ्त बताती थी कि इस उम्र में भी वो इतना मजबूत था कि नौजवानों से ज्यादा उसके हाथ में ताकत थी। तो उसने लड़की की तरफ मुड़ के देखा, उसने कहा क्यों ये झूठा इल्जाम लगा रही हो? अभी तुमसे बोला नहीं जा रहा था, अभी तुम्हारे चेहरे पे खौफ था, अभी तुम डरी हुई थी, उससे पहले तुम सिसकियां लेके रो रही थी, मुझे एक रात की पनाह चाहिए, और ये सब कुछ क्या तुम ड्रामा कर रही थी? उसको देखते ही तुम बदल गई हो? क्यों कर रही हो तुम मेरे साथ इस तरह? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तुम तो वही हो ना जो कह रही थी मैं जाओ जाओ तुम मेरी मदद नहीं करोगे, और मैंने खुदा तरसी करते हुए तुम्हारी मदद करने के लिए रुक गया, मेरे ऊपर ही उल्टा इल्जाम लगा रही हो। बूढ़े ने उसको फिर जो गिरेबान से पकड़ा था, गिरेबान से झटका दिया, और उसके झटके से वो एकदम से लहरा से गया। उसको लगा
इतनी ताकत है इस बूढ़े की कि अगर ये मुझे थप्पड़ मारेगा तो मैं उड़ता हुआ जाके गिरूंगा। सिर्फ हाथ पकड़ता है, गिरबान को हिलाता है तो मुझे इतना झटका लगता है। उसने कहा खामोश हो जा, तो उसको वर्गलाने की कोशिश मत कर, वो सच बोल रही है, तू झूठ बोल रहा है, तूने इसको भगाया है, तूने इसके साथ बुरा किया है, तुझे इसकी सजा तो मिलेगी। सही कह रहा हूं ना मैं? उसने लड़की को फिर से मुखातिब किया और उसने इस दफा गर्दन हिलाई पीछे से, और उसने जब मुड़ के देखा तो वो गर्दन हिला रही थी और कह रही थी हाँ सही कह रहा है। उसने कहा मुंह से बोल। उसने कहा आप सही कह रहे हैं, इसी को सजा मिलनी चाहिए। मैं तो खुश थी आपसे शादी करके, मैं तो आपसे ही शादी करना चाह रही थी, इसी ने मुझे वर्गला के, इसी ने मुझे ज़बरदस्ती निकाल के ले आया। मैं आना नहीं चाहती थी, ये ज़बरदस्ती करके मुझे यहाँ पे लाया है। वो परेशान हो गया भट्टी कि यार ये मेरे साथ हुआ क्या है, मैंने मदद करने की कोशिश की और ये लड़की मेरे साथ रात के इस पर ये कर रही है। अभी उस तक उसको समझ नहीं आई थी कि क्या हो रहा है और उसके साथ चल क्या रहा, इतनी सी देर में क्या हो गया। और वो बूढ़ा जिसको वो समझ रहा था कि धक्का मारेगा हटा देगा, वो इतनी ताकतवर है कि उसने गिरबान से पकड़ उसको जब झटका दिया तो वो तो हिल के रह गया है। उससे खौफजदा हो चुका था कि ये बहुत ताकतवर है। उसी लम्हे एक ऐसा मंजर हुआ कि वो बहुत ही ज्यादा हैरान कुन था। वो जो लड़की उसके बिल्कुल पीछे थी, जिसको अभी भी उसने मुड़ के देखा था और वो गर्दन हिला रही थी और उसने कहा था मुंह से बोल, और मुंह से बोलना शुरू हो गई थी, अभी वो उस बूढ़े को देख ही रहा था कि उसकी आंखों ने जो मंजर देखा वो ये था कि लड़की उसको क्रॉस किए बगैर, क्योंकि लड़की अगर उसके सामने आती तो लेफ्ट या राइट से वो क्रॉस करती उसको, और क्रॉस करके आके सामने खड़ी होती, कि उसी लम्हे उसने देखा कि बूढ़े के साथ एकदम से लड़की सामने आ गई। यानी जैसे कोई एकदम से गायब हो जाता है और एकदम से वापस आ जाता है, इसी तरह उसने देखा एकदम से वो लड़की उसके साथ खड़ी हो गई। तो एकदम हैरान हो गया कि ये लड़की कौन है, ये तो वही है, ये तो वही दुल्हन है, लेकिन इससे ये तो पीछे से तो नहीं है, ये तो एकदम से सामने आई है। उसी लम्हे उसने मुड़ के देखा तो पीछे लड़की गायब थी और अब उसके सामने आ चुकी थी। एक ऐसा डरा देने वाला मंजर था कि लड़की एकदम से ऐसे खुद ब खुद सामने आ गई, क्रॉस भी नहीं किया। तो उसने मुड़ के देखा पीछे कोई नहीं है, तो उस खौफजदा होकर जैसे ही वो लड़की को देखना शुरू हुआ तो लड़की का चेहरा आहिस्ता आहिस्ता बदलना शुरू हो गया था। दुल्हन के कपड़े भी आहिस्ता आहिस्ता गायब होने शुरू हो गए थे, यहां तक कि उसकी आंखों ने देखा उसके पांव भी मुड़ गए थे। और वो जो बूढ़ा खड़ा हुआ था दूल्हा का शलवार कमीज और पूरा गेटअप करके, उसकी जगह पे एक काला स्याह, जिस तरह हेयोला होता है, साया होता है ब्लैक कलर का, उस तरह का काला स्याह एक स्याह, बिल्कुल इंसानी कदो का काट का, जिस तरह बिल्कुल एक इंसान का कदो काट होता है, 5 फुट 8 इंच 10 इंच का, वो खड़ा हुआ था। और वो सीधा ऐसे खड़ा हुआ था, हल्का हल्का ऐसे लहरा रहा था, हल्का हल्का लहरा रहा था। आंखें उसकी इस तरह की थी, उसमें से रोशनियां निकल रही थी सफ़ेद कलर की। बाकी कुछ भी उसके जिस्म पे नज़र नहीं आता था, बाजू भी थे, टांगें भी थीं, जिस्म पे कपड़े नहीं थे, लेकिन पूरा एक ब्लैक शेडो, सिर्फ आंखें, नाक, मुंह कुछ नहीं नजर आ रहा था। गोल सा सर था, लेकिन आंखों से रोशनियां निकल रही थी। और वो जो लड़की दुल्हन के लिबास में थी, अब दुल्हन का लिबास गायब हो चुका था। उसके जिस्म पे फटे पुराने अजीब से कपड़े थे, वो काली स्याह अजीब भयानक से हो चुकी थी, पाँव उसके मुड़ चुके थे, नाखून उसके बहुत लंबे लंबे हो चुके थे, बाल उसके इतने, वो जो काले से बाल थे जिसको उसने नफासत से बांधा हुआ था, अब वो इस तरह बंधे हुए तो नहीं थे, लेकिन इस अंदाज में थे जैसे कई सालों से धोए ही ना गए हों, आपस में चिपके हुए, अजीबो गरीब मट्टी में फंसे हुए, जैसे किसी बालों के अंदर मट्टी फंस जाए गीली और उसके बाद उसको धोया तक ना जाए तो वो खुश्क हो जाए, तो इस तरह मट्टी से भरे हुए इस तरह बाल होते हैं, इस तरह उसके बाल थे, लंबे लंबे नाखून। बहुत ही खौफनाक भयानक चेहरा उसका हो चुका था। और साथ वो हेयोला नुमा खड़ा था। अब उसका डंडा तक, जो हाथ में उसने स्टिक पकड़ी हुई थी, वो गायब हो चुका था। और लड़की कहके लगा रही थी, और वो भी जो साथ खड़ा था, जिसकी आंखों से रोशनियां निकल रही थी, जब उसने भी कहका लगाया तो कहका लगाते ही जो मुंह पहले नज़र नहीं आ रहा था, वो मुंह खुला तो उसके अंदर से भी ऐसे लगता था जैसे आग सी निकल रही हो। वो भी अब कहके लगा रहा था और वो भी कहके लगा रही थी, और वो कह रहे थे हम तुम्हें मारेंगे ज़रूर, लेकिन तुम्हें सिसका सिसका के, तुम्हें तड़पा तड़पा के मारेंगे। और उसके बाद कहके लगाए जा रहे थे, दोनों हंसे जा रहे थे। कुछ देर तो वो खड़ा रहा, लेकिन एकदम से उसको एहसास हुआ कि मुझे अपनी जान बचानी है, ये इंसान नहीं है, ये जिन्नात हैं।
बहादुर तो वो था, लेकिन उसका दिल की धड़कन बहुत तेज़ हो गई थी। एक भयानक मंजर, एक ह्योला सामने खड़ा है जिसकी आंखों से रोशनियां निकल रही है, मुंह से आग, और एक भयानक सी लड़की की बजाय एक चुड़ैल टाइप खड़ी है जिसके पांव उल्टे हैं, जो हंसी जा रहे हैं और कह रहे हैं हम तुम्हें मारेंगे सो सही, तो लेकिन तड़पा तड़पा के एक ही था कि वो भाग पड़े। उसने कहा मुझे दिल ही दिल में बिस्मिल्लाह पढ़नी चाहिए और भाग जाना चाहिए। उसने दिल ही दिल में बिस्मिल्लाह पढ़ी और उसके बाद जो उस रास्ते पे दोनों सामने खड़े हुए थे, वो कहता है मुझे समझ नहीं आई मेरे अंदर कहाँ से ताकत आई, मेरे अंदर कहाँ से हिम्मत आई, कहाँ से मैं दिलेर हुआ कि मैंने एकदम से बिस्मिल्लाह पढ़ी और उनके साइड से, जिस साइड में मर्द खड़ा था उस साइड से मैंने एकदम से भागा और उनको साइड से करता हुआ भागना शुरू हो गया। तो मुझे पीछे आवाज़ें आ रही थी, वो दोनों ज़ोर ज़ोर से हंस भी रहे थे, और ना सिर्फ हंस रहे थे बल्कि वो चलते हुए मेरे पीछे आ रहे थे। लेकिन कहते हैं मैं रुका नहीं, मैं कभी उस लफ्ज़ यूज़ कर रहे थे पहली मेरे ख्याल में कहते हैं पगडंडियाँ जो होती हैं, जो ज़मीनों के बीच में पगडंडी होती है, छोटे छोटे रास्ते, उनको पहली या पहली कह रहे थे शायद। वो कभी उस पगडंडी पे भागता, कभी उस पगडंडी पे भागता। वो कह रहा है मैं भागे जा रहा था, मुझे नहीं पता, और वो दोनों कह के लगाते हुए मेरे पीछे भागते हुए आ रहे थे, लेकिन मैं भी भागे जा रहा था। भागते 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 मुझे अपने गांव के बिल्कुल करीब ही कुछ लड़के, शायद उस टाइम रात के टाइम सिगरेट पीने के लिए 3-4 लड़के बाहर आके बैठ गए थे, क्योंकि दूर से जब उन्होंने कश लगाया सिगरेट का, तो वो जब जिस तरह लाइट जलती है तो उसकी लाइट जली, तो मैंने देख लिया 3-4 लड़के हैं और वो बैठे सिगरेट पी रहे हैं। तो मैंने उन्हीं की तरफ भागना शुरू कर दिया। तो उसी लम्हे मैंने मुड़ के देखा तो पीछे कोई भी नहीं था। यकीनन वो दोनों, वो चुड़ैल और वो जिन, इस वक्त तक मेरे पीछे जो आ रहे थे अब नहीं थे। तो मैं भागते भागते जब उन लड़कों के पास पहुंचा तो मैं खड़ा सांस ले रहा था, ऊंची ऊंची सांस ले रहा था, कि वहीं पे एक लड़के ने कश लगाया और मुझे कहा भागो जितना भाग सकते हो, हम तुम्हें तड़पा तड़पा के मारेंगे। ये बिल्कुल वही लाइन थी, सेम वही लहजा था, सेम वही अल्फाज थे जो उन्होंने मुझे कहे थे। मैं समझ गया ये भी मेरे गांव के लड़के नहीं हैं, ये वही हैं। और उन सब ने इस फिक्रे के बाद कह के लगाने शुरू कर दिए कि भागो, हम तुम्हें, भागो जब तक भाग सकते हो, हम तुम्हें तड़पा तड़पा के मारेंगे। कहते उसके बाद फिर मैंने दौड़ लगा दी। उसके बाद मुझे कुछ भी याद नहीं। उसके साथ यही हुआ, जब उसकी आंख खुली तो उसके घर वाले उसके इर्द गिर्द जमा थे और वो सब परेशान थे। जब होश में आ गया और सब महसूस करने लगे अब इस कंडीशन में है, ये बोल सकता है, तो उससे पूछा गया क्या हुआ है तुम्हारे साथ। पहले वो खौफजदा निगाहों से सबको देखता रहा। जब उसको यकीन आ गया कि अब मैं अपने घर में हूं, महफूज हूं, तो उसने कहा मेरे साथ बहुत भयानक हुआ था। तो घर वालों ने कहा तुम्हारी कहानी सुनते हैं, लेकिन सबसे पहले ये बताओ तुम घर में दाखिल कैसे हुए, क्योंकि तुम्हारा इंतज़ार करते हुए ये 4-5 लोग घर के बाहर दरवाजे के आगे चारपाई डाल के बैठे हुए थे, हुक्का पी रहे थे कि आज भट्टी ने आना है। और दरवाज़ा घर से कह दिया था अंदर से कुंडी लगा लो, जब ये आएगा तो हम दरवाज़ा खटखटाएंगे, दरवाज़ा खोल लेना। तो हम हैरान ये हैं, उसी रास्ते के पे तो हम बैठे हुए थे जिससे गुजर के तुमने अंदर कमरे घर में दाखिल होना था, तुम किस रास्ते से दाखिल हुए हो जबकि अंदर भी कुंडी लगी हुई थी। खुद भी हैरान हो गए इस बात पे। घर की जितनी दीवारें थी, कहीं से वो ऊपर इतनी ऊंची थी दीवारें, वो कूद के नहीं जा सकता था। रास्ता सिर्फ अंदर यही जाने का था जहां पे वो लोग चारपाई डाल के बैठे थे, और अंदर से भी कुंडी थी। तो घर वाले कह रहे हैं हमें किसी की आवाज़ खटकाने की नहीं आई कि हम खटकाते, हम तो सोए हुए थे। कि रात को वॉशरूम के लिए वो खातून उठी तो उसने देखा तुम चारपाई के नीचे बेहोश पड़े हो। तो उसने चीखें मारी तो सारे जाग गए। जो बाहर भी बैठे हुक्का पी रहे थे वो भी बाहर आए, दरवाज़ा खटखटाया, हमने कुंडा खोला तो अंदर आए। तो हम इस बात पे हैरान थे, वो भी हैरान थे कि ये अंदर कैसे आया है। इसके इंतज़ार में तो चारपाई डाल के हम बिल्कुल गेट के सामने, जो घर का लकड़ी का दरवाज़ा था उसके सामने बैठे हैं। अगर ये आता भी तो हमारे सामने से गुजर के जाता, ये तो हमारे सामने गुजरा ही नहीं है। तो घर वाले भी हैरान ये थे। कुंडी हम में से भी किसी ने नहीं खोली, कुंडी तो अंदर बंद थी, क्योंकि आप लोग बुजुर्गों ने जाके, अब जब हमने इसको देखा अंदर बेहोश पड़ा हुआ है और हमने आके इसको उठाया, चीखें मारी, तो आप लोगों ने जब दरवाज़ा खटखटाया तो उसी लम्हे कुंडी खुली है। कुंडी उससे पहले किसी ने नहीं खोली थी। सब हैरान इस बात पे कि ये कैसे हो गया। उन बुजुर्गों को नजर आए बगैर ये कैसे गुजर गया, और कुंडी खोले बगैर ये अंदर कैसे आ गया। उन्होंने घर वालों ने कहा बताओ तुम्हारे साथ क्या हुआ है।
तो उसने वो सारा वाक़या सुनाया, यहाँ तक कि उसने कहा उन बुज़ुर्गों, उन लड़की और लड़का, वो जो चुड़ैल और वो बुढ़ा था, उनसे मैं बच के तो आ गया था, लेकिन गाँव के करीब लड़कों की शक्ल में वो बैठे हुए थे और मुझे कह रहे थे भागो जहाँ तक भाग सकते हो, हमें तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। खैर घर वालों ने उनको बताया कि वो जो टीला है वो आज से नहीं, वो कई सालों से मशहूर है और वहाँ पे बहुत सारे वाक़यात हो चुके हैं। वहाँ पे अब्बास की मौत भी वाक़या हो चुकी है। बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे देखी हैं, आग के गोले भी देखे हैं। तुम्हें शायद पता नहीं था। उसने कहा नहीं, मुझे उसके बारे में बिल्कुल पता नहीं था। अगर मुझे पता होता तो मैं इस रास्ते से आता ही ना, दूसरे रास्ते से आता। वरना अगर मुझे पता होता तो वहाँ पर एक लड़की रात के इस टाइम बैठी है, मैं क्यों उसको मुँह लगाता। खैर डॉक्टर को बुलाया गया, उसका चेकअप वगैरह कराया गया। डॉक्टर ने दवाई शवाई दी कि ये बेहतर हो जाएगा। लेकिन रोज़ रात के टाइम में अब ऐसा होने लगा था, वो लेटा होता तो उसकी चारपाई पे कोई आके खड़ा हो जाता। उसकी आंख खुलती तो कोई ब्लैक कलर का शैडो उसकी चारपाई के करीब खड़ा होता। वो चीखें मारना शुरू कर देता। घर वाले उठ जाते, पूछते क्या हुआ है, तो वो बताता यहाँ पे कोई खड़ा हुआ था। वो रात सारी जागता रहा, कोई भी नहीं था। अगली रात फिर ऐसा हुआ, वो सोया हुआ था तो उसने कहा मेरी चारपाई पे यहाँ पे कुत्ता आके खड़ा हुआ था। उनके घर में कोई भी कुत्ता नहीं था। फिर उसने चीखें मारनी शुरू कर दी। अगली रात उसका कहना यह था कि बकरी, जो उनकी बकरियां होती है वो बंधी होती थी, कोई भी बकरी घर में इस तरह फिरती नहीं थी। उनको पीछे एक जगह बनाई हुई थी जहाँ पे उनको बांध देते थे, घर में कोई नहीं होती। तो उसने देखा बकरी उसके आके चारपाई के पास खड़ी है और उसकी आंख जैसे ही खुली उसने चीखें मारनी शुरू कर दी। घर वाले जब उठे तो कोई भी बकरी नहीं थी। अगली रात उसने भैंस तक भी देख ली। भैंस जो पीछे भाड़ा था वहां से अंदर आ ही नहीं सकती थी, रात के इस पैर उसकी चारपाई के करीब आ रही थी। अभी अजीब व गरीब ये था कि हर रात वो चीखें मारता और जब घर वाले देखते तो कुछ भी नहीं था। उसको क्या नजर आ रहा था? उसके कज़न जो थे उन्होंने फैसला किया यार इसको हम नहीं बताते, हम खामोशी से ऊपर छत पे चलते हैं और छत पे रात सारी जाग के देखते हैं वाकई कुछ होता है। ये चीखें मारता है, इसको डर लगता है। जिस वक्त ये चीखें मारेगा हम इसकी तरफ देख रहे होंगे, हमें पता लग जाएगा कुछ आया है, गायब हो गया है या नहीं आया, इसका वहम है। उन्होंने कहा ठीक है। वो कज़न 3-4 ऊपर चारपाइयाँ डाल के लेट गए और रात सारी प्लान किया कि हम जागेंगे, सोएंगे नहीं। अब वो आहिस्ता आहिस्ता एक दूसरे से बात करते और उनकी निगाहें उस भट्टी की चारवाई के ऊपर थी जहाँ पे वो लेटा हुआ था। वो कहते हैं हमने क्लियर देखा, पहले पहले एक कुत्ता आया, एकदम से आया, सामने हमारी आंखों ने देखा और हम सब देख के चौंक नहीं गए, डर से गए। वो बिल्कुल आया और चलता हुआ इसकी चारपाई के करीब आया, लेकिन ये लेटा रहा, इसकी शायद आंख नहीं खुली, वो चला गया। थोड़ी देर के बाद हमने देखा वाकई ये सच कहता है, बकरी भी थी उसी सैन के अंदर जो फिर रही थी, इसकी चारपाई के करीब नहीं, फिरती रही है, थोड़ा सा इधर उधर फिरती रही, उसके बाद गायब हो गई है। उसके बाद जो हमने देखा उसके बाद हमारी भी चीखें ही निकलने वाली थी कि ये चीखें मार के उठ के बैठ गया है। उसी वक्त एक भैंस आई है, दरवाज़ा अंदर से बंद था, अंदर कोई भी भैंस नहीं थी। हमने भी देख ली, हम तो डरे हुए थे, सहमे हुए थे, हमारी खौफ से चीखें तक नहीं निकल पा रही थी। हम इतने कांप रहे थे अपने अपनी चारपाइयों पे ऊपर से कि हमने देखा एक भैंस हमारी आंखों के सामने, खुद ब खुद एक भैंस सामने आ गई और वो चलती हुई इसकी पाँव वाली साइड पर जाके इसके पाँव को चाटना शुरू हो गई। और जैसे ही उसने अपनी ज़बान इसके पाँव के लगाई तो इसकी आंख खुल गई, उसने चीखना शुरू कर दिया। जैसे ही इसने चीख मारी तो ऊपर से हमारी भी चीखें आनी शुरू हो गई और घर वाले परेशान हो गए, ये ऊपर से क्यों चीख रहे हैं? हमें इसलिए कि आज हमने अपनी क्लियर आंखों से देखा है, चीज़ें आती हैं। और ये सच कहता है, इसका वहम नहीं है। उन्होंने जो कहा था ना हम तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेंगे, हम तुम्हें तड़पा तड़पा के मारेंगे, ये सही कह रहा है, इसके साथ ऐसा होता है। अब जब बात ये क्लियर हो गई, बुजुर्गों को भी यकीन हो गया, उन 4 लड़कों ने भी गवाही दे दी, तो उन्होंने फैसला किया, जो उनके पीर साहब थे वो काफ़ी दूर थे, लेकिन फैसला हुआ उधर ही चलते हैं। वो लेके उसको पीर साहब के पास पहुंचे और पीर साहब ने कहा मैं इंशाल्लाह 1-2 दिन तक आपके घर आऊँगा। पीर साहब उनके घर आए, उन्होंने पढ़ाई की और बताया कि हाँ ये सच है, इसके साथ ये वाक़या भी हुआ था और ये चीज़ें आ रही हैं। मैं तुम्हारे घर से दूर एक लाइन खींच देता हूँ ताकि उसके बाद ये चीज़ें उस लाइन के आगे रात को नहीं आ सकेंगी। पीर साहब ने ऐसे ही किया। वो उनके घर के बाहर गए, वो पढ़ाई करते रहे और शाम का टाइम था। पढ़ाई करते करते सारा दिन वो लगे रहे। करते करते एक जगह पे उन्होंने लंबी सी पाँव से लाइन सी खींच दी। लाइन लगाई नहीं, ऐसे जिस तरह पाँव घुमाते जाते हैं ऐसे पाँव घुमाते गए और उसके बाद उन्होंने ऊंची आवाज़ में कहा कि जो भी मखलूक है मैं उसको आज कहता हूँ अल्लाह का कलाम पढ़ के कि आज के बाद रात के टाइम इस लाइन को वो क्रॉस नहीं करेंगे। इस लाइन के दूसरी साइड पर रह सकती हैं, इस लाइन के आगे नहीं आ सकती।
और जब पीर साहब उसी रात वहीं पे रहे तो उस रात कुछ भी नहीं हुआ। उन्होंने सुबह उठ के कहा आपको मुबारक हो, वो चीज़ें आई थी लेकिन वो लाइन क्रॉस नहीं कर सकी थी, इसलिए अब आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। वो बहुत बड़ी तादाद में है, सिर्फ 2 नहीं हैं, हम उनसे लड़ नहीं सकते, वो अपनी राह हम अपनी राह। पीर साहब चले गए और उसके बाद वो कहते हैं वो चीज़ें कभी भी उस घर को क्रॉस करके नहीं आई। वो टीला आज भी मौजूद है, आज भी भारी है, आज भी लोग वहाँ से गुजरते हुए उसी तरह डरते हैं, उनके दिलों में काफ़ी खौफ है। उन्होंने जिन्होंने मुझे कहानी भेजी, आबिद हुसैन, उन्होंने मुझे अपने बेटे की भी तस्वीर भेजी है जो मैं लाइव शो करता हूँ, उसमें सवाल पूछने के लिए कि इसको देख के बताएं इसके साथ क्या मसला है। इसको मैंने तस्वीर देखते ही मैं परेशान हो गया और मैंने उनको बताने ही लगा था, लेकिन उससे पहले वो सारी बातें जो मैं उनको बताने लगा था वो अपनी कहानी में बयान कर चुके थे। क्योंकि मैं उनको कहने वाला ये था कि आपके बेटे के साथ शदीद नेगेटिव एनर्जी और उसके बुरे असरात जुड़ चुके हैं, और इतने ज़्यादा जुड़ चुके हैं नेगेटिव एनर्जी उसके बुरे असरात की, इसको तो अब बाकायदा क्लियर चीज़ें नज़र आनी चाहिए, शदीद गुस्सा आना चाहिए, नुकसानात होने चाहिए। तो उन्होंने ख़ुद वाक़या जो बताया, वो कहते हैं जिस घर में हम पहले थे मैं छोड़ चुका हूँ, उस घर के अंदर जिस कमरे में इसने देखा था 3 साल का बच्चा, अभी कुछ दिन अर्सा पहले की बात है, जो इसने देखा था वहाँ पर एक बुज़ुर्ग देखा है। उसकी सफ़ेद कलर की दाढ़ी थी, उसने सफ़ेद कलर का साफ़ा लिया हुआ था, सफ़ेद कलर की उसने शलवार कमीज़ पहनी हुई थी और खेड़ी सफ़ेद कलर की उसने पाँव में पहनी हुई थी। हाथ में उसकी तस्बीह थी और एक हाथ में उसके डंडा था। जिस तरह लकड़ी लेते हैं सहारा लेने के लिए, एक हाथ में उसकी लकड़ी थी और एक हाथ में उसकी तस्बीह थी और बड़ी सी दाढ़ी थी। चेहरा उसका दूसरी तरफ था, वो उसकी दाढ़ी देख सका बच्चा, और बच्चे ने पूरा हुलिया बताया किस तरह उसने वो पहना हुआ था सफ़ेद सा, इस तरह उसकी दाढ़ी थी। और उन्होंने कहा चेहरा कैसा था? उन्होंने कहा चेहरा उधर किया हुआ था। कब देखा? उसने कहा मैं रोज़ देखता हूँ। कहाँ देखते हो? वो उस सामने जगह पे देखता हूँ। तो वो माँ बाप दोनों समझ गए कि इस कमरे में इस जगह पे उनको एक बुज़ुर्ग नज़र आता है जिसका सफ़ेद हुलिया है, सफ़ेद चादर सी भी ली हुई है, सफ़ेद पगड़ी है, सफ़ेद दाढ़ी है, तस्बीह है, हाथ में डंडा है, सफ़ेद शलवार कमीज़ है। तो उन्होंने फैसला किया बेहतर है हम अपने बेटे को यहाँ से ले जाएं, ये ना हो हमारे बेटे को ये नज़र आ रहा है हमारे बेटे को कोई नुकसान ही ना हो जाए, क्योंकि इस चक में ऑलरेडी बहुत सारे वाक़यात हो चुके थे। टीला भी मशहूर था, अब्बास के साथ भी हुआ था, भट्टी के साथ भी हुआ था, और भी बहुत सारे लोगों ने देखा था। उन्होंने कहा बेहतर ये है बेटे के मुस्तकबिल के लिए हम इसको कहीं और ले चलते हैं। तो कहते हैं हमने वो घर छोड़ दिया, अब हम शहर की तरफ आ गए हैं, लेकिन अभी भी वो देख रहा है और कहता है वो मुझे मारती हैं। हम पूछते हैं कौन? कहते हैं वो चाची। तो मैंने उनको फिर वॉइस मैसेज की, मैंने कहा भाई आबिद भाई अभी आप ड्यूटी पे हैं और VPN शायद उनका नहीं लगा हुआ था, तुम्हारी वॉइस पे चैट हुई है। मैंने कहा जी बिल्कुल, अभी तक आपके बेटे के साथ नेगेटिव एनर्जी उसके बुरे असरात अभी भी जुड़े हैं, ख़त्म नहीं हुए। आपको इसका तोड़ करना होगा, लाजमी पढ़ना होगा, वरना आप कहीं पे भी जाएंगे बच्चे को चीज़ें नज़र आती रहेंगी। ऐसा नहीं था वो बुज़ुर्ग इसके साथ अटैच था, उसको नज़र आ रहा था। सिर्फ इसको बुज़ुर्ग नहीं, इसको हर वो चीज़ नज़र आएगी, इसकी नेगेटिव एनर्जी उसके बुरे असर इस लेवल पे चले गए जिसको मैं स्टेज कहता हूँ। ऐसी स्टेज बन गई इस बच्चे को नज़र आएगा। वहाँ नज़र आया तो अब आप नए घर में आएंगे, यहाँ पे भी नज़र आएगा, किसी और घर में जाएंगे तो वहाँ पे भी इसको नज़र आएगा, जब तक ये नेगेटिव एनर्जी उसके बुरे असरात दूर नहीं होंगे। तो इसका बेस्ट तरीका ये है कि जितना ज़्यादा हो सके आप इसकी पढ़ाई करें और इसकी माँ को कहें पढ़ के इसके ऊपर दम करें, तो इंशाअल्लाह ताला इस बच्चे के साथ नेगेटिव एनर्जी और उसके जो बुरे असरात हैं जो जुड़ चुके हैं वो दूर हो जाएंगे। परेशान ना हो, मैंने कहा नॉर्मल सी चीज़ है, इंशाल्लाह ये ठीक हो जाएगी, बस पढ़ते रहें, उस पर दम करते रहें। तो ये थी जी कहानी आबिद हुसैन की जो उन्होंने मुझे सेंड की अपने चेक की, और जो मैंने आज आपको सुनाई, और सच्चा वाक़या जो उन्होंने कहा कि आज भी वहाँ के लोग इस वाक़े को याद करते हैं तो डर जाते हैं, लेकिन उस टीले की तरफ अभी भी कोई नहीं जाता। आबिद भाई अगर आप पाकिस्तान आते हैं तो मेरी ख्वाहिश होगी, मैं चाहूँगा उस टीले पे आपके साथ जाऊँ। आप मेरे साथ बेशक खौफ की वजह से मेरे साथ ना जाए, अपने घर पे रहें, लेकिन उस टीले पे जाके मैं इन्वेस्टिगेशन करना चाहूँगा कि रात अकेला मैं वहाँ पे रात गुजारूँ और वहाँ पे मैं इन्वेस्टिगेशन करूँ। सो ये थी आज की कहानी जी। अभी अपनी कहानी सेंड कीजिए, इंशाल्लाह आपकी कहानी को मैं प्रोग्राम का हिस्सा बनाऊँगा। और मेरा व्हाट्सअप यही नंबर है +923136655500। इसी नंबर पे आप अपनी कहानी को सेंड कीजिए तो इंशाल्लाह आपकी, लेकिन स्टोरी STORY स्टोरी लाजमी लिखिएगा एंड पे। और अगर आप कैश भेजना चाहते हैं या मदद करना चाहते हैं तो मुझे फेवर दे दीजिए, उसके नीचे भी अगर आपने कोई, मुझे बार बार देखना पड़ता है, मेरी आंख रेड है, मोबाइल नहीं मैं देख सकता। अगर आपने हेल्प भेजनी है पाकिस्तान से बाहर से तो आखिरी लफ्ज़ CASH कैश CASH लाजमी लिख दीजिएगा नीचे, ताकि मुझे सारे मैसेज नहीं देखने पड़ेंगे, वरना मैं
अभी आपको पता है और आंख मेरी रेड हो जाएगी। तो आज की ऑफ कैमरा स्टोरी से मज़हर मलिक को दीजिए इजाज़त। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।